दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिपरिषद यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? तो सही उत्तर अनुच्छेद 74(1). दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 74(1) में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, और भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, ये आपका सही नहीं है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, गलत है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, ये सही है। दोस्तों, आप जान लीजिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो वास्तव में या व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या नियुक्त? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर केंद्रीय सरकार का। दोस्तों, अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसके दायित्वों का? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री के। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य है किससे? तो कैबिनेट में क्या शामिल होता है आप जान लीजिए, कैबिनेट स्तर के मंत्री, ऑप्शन बी। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो आप सभी जानते हैं, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 75। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो उत्तर है 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जो है लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन कैसे हुआ था? तो उत्तर है संविधान के प्रावधानों से हटकर। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है और राजनीतिक बाध्यताओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। अगला प्रश्न है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक? तो सही उत्तर है 6 माह तक। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही उत्तर है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो उत्तर है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। दोस्तों लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत के एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों नियम 199 या 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। लोकसभा के प्रक्रिया और संचालन संबंधी नियमों के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो उत्तर है दोस्तों भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और कार्यपालिका यहाँ पर विधायिका या विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है या उसके अधीन रहकर कार्य करती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? वार्षिक वित्तीय विवरण, विनियोग विधेयक, बजट और भारत की संचित निधि। तो सही उत्तर है बजट। दोस्तों भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो कहाँ पर? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 352 के सब सेक्शन 3 में। दोस्तों याद रखिएगा संविधान में मंत्रिमंडल या कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान में मंत्रिमंडल का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो कहाँ पर? तो आप जान लीजिए अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये संविधान संशोधन कौन सा है? तो सही उत्तर है ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। याद रखिएगा दोस्तों 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़े गए संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो सही उत्तर है वर्ष 1951 में। संसदीय सचिव एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कहाँ पर? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो सही उत्तर केवल लोकसभा में। दोस्तों, संघीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो आप जान लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य होते हैं वो सभी कैबिनेट मंत्री, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रशासक, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी इनमें से सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो उत्तर है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और आप जान लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण और कार्यों के लिए सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो सही उत्तर सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए, सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार की मंत्रिमंडलीय प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और किसी भी कार्य के लिए समूची मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में क्या शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव और बिना विभाग के मंत्री। तो सही उत्तर है आपका कैबिनेट सचिव। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव को शामिल नहीं किया जाता, जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री मंत्रिपरिषद का अंग होते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं किसमें? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित की गई हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, ऐसे विषय जिन पर संघ, राज्य या समवर्ती सूची में जो शामिल नहीं है उन पर विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित होती है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसदीय सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, किसके बारे में कहा गया है? तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा गया है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री बराबर वालों में पहला होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल वाले लोकसभा सांसद करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद का चयन वह स्वयं करता है। अगला प्रश्न है, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? मोर्ले, हरकोर्ट, लास्की या लोवेल? तो सही उत्तर है मोर्ले। दोस्तों, याद रखिएगा, लॉर्ड मोर्ले ने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? आपको बताना है। गृह मंत्री, शासक दल के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो सही उत्तर भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी एनआईसी, एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय एकता परिषद जो है इसका गठन सितंबर-अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में व्यक्ति के अनुसार 12वें प्रधानमंत्री जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को शामिल करके HD देवगौड़ा थे। और आप जान लीजिए कि जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक वो इस पद पर रहे थे और इस संदर्भ में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव या चंद्रशेखर? तो सही उत्तर है चंद्रशेखर, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? देवगौड़ा, I.K. गुजराल, चंद्रशेखर या डॉक्टर मनमोहन सिंह? तो सही उत्तर है चंद्रशेखर।
दोस्तों आप जान लीजिए चंद्रशेखर देवगौड़ा, आई के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य नहीं थे, जबकि चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 के मध्य भारत के प्रधानमंत्री थे और इस दौरान बलिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। अगला है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था। तो ये भी एक आश्चर्य ही है, चौधरी चरण सिंह। दोस्तों आप जान लीजिए चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री थे और ये अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए। अगला प्रश्न है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के काल में। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों आप जान लीजिए कि 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और बाजारीकरण की नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है किसका जो है सुमेलन नहीं है। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री और उनके समाधि स्थलों का मिलान करना है। तो इसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू शांति वन, एल.बी. शास्त्री विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल और राजीव गांधी कर्मभूमि, ये आपका सुमेलन सही नहीं है क्योंकि राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि है, न कि कर्मभूमि। कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की है। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में इन्होंने ये नारा दिया था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो सही उत्तर सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वे इस पद पर 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक रहे और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था नहीं है और ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री और बाद में रक्षा मंत्री बना था। तो ये थे कैलाश नाथ काटजू। के.एन. काटजू नेहरू की कैबिनेट में 1951 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए और इसी वर्ष ये देश के तीसरे गृह मंत्री बने। 1955 में उन्हें रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया था। 1957 से 62 के दौरान वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, आपको बताना है। तो सही उत्तर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि या कानून मंत्री थे, जबकि अंतरिम सरकार 1946 में कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। अगला प्रश्न है भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था। मनमोहन सिंह, आई के गुजराल, राजीव गांधी या नरेंद्र मोदी। तो सही उत्तर है नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1921 से 1927। संसद भवन की आधारशिला 12 फरवरी 1921 को द ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी। इसका उद्घाटन समारोह भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को आयोजित किया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। CLRI, CSIR, इसरो या DRDO। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा CSR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको CSIR कहते हैं। ये भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संबंधी संस्थान है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं।
अगला प्रश्न कूटों की सहायता से इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, संघ सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। और दूसरा है प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया था। तो सही उत्तर केवल और केवल 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 जिसकी रिपोर्ट 1969 में आई, इन्होंने भारत की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी। और उसके बाद 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो प्रधानमंत्री के प्रभार में होता है। और बाद में दोस्तों 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया और अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के अधीन लाया गया। 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित करके प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया और मार्च 1985 में इसे कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत होता है। अगला प्रश्न है मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए प्रधानमंत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्रिमंडल की बैठकों या सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्णय मंत्रिमंडल में किया जाता है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है और वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की भी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त होता है क्या? तो सही उत्तर है लोकसभा का विश्वास। दोस्तों भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। तो ये आपको बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जो प्रधानमंत्री हैं वो ज़रूरी नहीं कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और यही स्थिति किसी भी मंत्री के लिए भी है कि मंत्री बनते समय कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, बल्कि उसे 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रधानमंत्री यदि लोकसभा में बहुमत खो दे तो वह त्यागपत्र दे देता है। इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण ये परंपरा है कि वो बहुमत खोते ही त्यागपत्र दे देता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान हैं, सही है। और ये आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हों, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 2, 3 और 4 सही हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं बल्कि राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का सृजन किया जाता है, ये सही नहीं है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही। केवल 2 आपका सही होगा।
भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय और विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सूचित किए जाते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है और मंत्रालयों विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। इसलिए कथन 1 आपका गलत है, कथन 2 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। पहला है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएंगी, गलत है। तो केवल और केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएंगी और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो कथन 1 आपका सही है। अगला प्रश्न है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो क्या होगा? तो सही उत्तर है वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण के लिए लोकसभा में ही लाया जाता है। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना मत नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न, बताना है आपको कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार या अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो सही उत्तर है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 74(3) संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। देखिए, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल सही। और दूसरा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, ये गलत है क्योंकि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ऑप्शन ए सही है, केवल कथन 1। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कथन है आपका भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, ये गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो ए गलत और आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि दोनों सदनों के प्रति। दोस्तों, मंत्री पद धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे अनुच्छेद 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। अगला प्रश्न है कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वास प्रस्ताव। दोस्तों, सदन में विश्वास प्रस्ताव या मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है और इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद यानी लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद या उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है और भर्त्सना प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव भी सामान्यतः विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं।
दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है और भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कथन है मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं, बिल्कुल सही। कारण है कि संसदीय प्रणालियों में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो यहाँ पर दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में दोस्तों आप जान लीजिए कि मंत्रियों के उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनामता के सिद्धांत से संरक्षित होते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, तो ये बिल्कुल सही है। और कारण है कि वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं प्रदान करता, बिल्कुल सही। दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद और उत्तरदायित्व के निर्वहन का कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्वों का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के अधीन लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, ये सही नहीं है। दूसरा है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, न तो 1 और न 2। दोस्तों, संविधान के में व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन मंत्रीगण संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों, नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है, अन्यथा 6 माह की समयावधि बीत जाने पर वो मंत्री नहीं रह सकता। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। इसलिए दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो भारत का आधिकारिक दस्तावेज जो है वो श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन से सही हैं। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, बिल्कुल सही है। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है, ये आपका गलत है, केवल कथन 1 सही होगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 52 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही उत्तर है ये सभी व्यक्तित्व एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी एक से अधिक बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा कालानुक्रम सही है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था। जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, C.H. भाभा और सरदार बलदेव सिंह। तो सही उत्तर हो जाएगा
CH भाभा का। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए भारत का प्रथम मंत्रिमंडल जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि, CH भाभा वाणिज्य मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा। और जब पुनर्गठित अंतरिम सरकार में पोर्टफोलियो जगजीवन राम को श्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि, CH भाभा को खान और विद्युत कार्य, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा। तो इसमें सही उत्तर CH भाभा का जो है पोर्टफोलियो चेंज हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे हैं? VP सिंह, R वेंकटरमण, YB चौहान और प्रणब मुखर्जी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये समस्त चारों लोग। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये सभी व्यक्ति भारत के संघीय यानी केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि मनमोहन सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री, देखिए भारत के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। तो यहाँ पर आप जान लीजिए ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, लेकिन वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।